तो लास्ट क्लास में हमने पीएच स्केल चालू किया था। तो पीएच स्केल क्या था? इट वाज द स्केल विच इज यूज्ड टू एक्सप्रेस द स्ट्रेंथ ऑफ एन एसिड और अ बेस, जहां पर वैल्यू 0 से लेकर के 14 रेंज करेगी। 0 से 6 या 7 के अंदर वाले सब क्या कहलाएंगे? एसिड। 7 वाला कहलाएगा न्यूट्रल। और 7 से ज्यादा जिसका भी पीएच आ रहा है, जिस भी सॉल्यूशन का पीएच 7 से ज्यादा आ रहा है, वो क्या कहलाएगा? बेसिक। अब स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगा कि स्ट्रेंथ कैसा है एसिड या बेस का? वो डिपेंड करता है वैल्यू पर, कि अगर उसकी वैल्यू 0 1 के आसपास है तो दे आर स्ट्रॉन्ग एसिड। 2 3 4 की रेंज में है तो मॉडरेट एसिड है। और 5 6 वाली रेंज वाले क्या है? वीक एसिड है। इन द सेम वे 8 9 10 वाले वीक बेस, 11 12 वाले मॉडरेट, और 13 14 वाले स्ट्रॉन्ग बेस। समझ रहे ना ये एरो का मतलब? कि बीच में न्यूट्रल है। अब अगर आप इस तरफ ट्रैवल करोगे तो आप जा रहे हो स्ट्रॉन्ग एसिड की तरफ, और अगर इस तरफ ट्रैवल करोगे तो यार गोइंग टुवर्ड्स अ स्ट्रॉन्ग बेस। मतलब इंक्रीजिंग एसिडिक कैरेक्टर सबसे कम एसिडिक, सबसे ज्यादा एसिडिक। इंक्रीजिंग बेसिक कैरेक्टर सबसे कम बेसिक, सबसे ज्यादा बेसिक। समझ रहे हैं? ठीक है। और हमने कंसंट्रेशन का भी वैल्यू देखा था, फॉर्मूला में पुट करके हमने वैल्यू निकाली थी ना। और मैंने आपको दो प्रॉपर्टी बताई थी। एक पहला कि log 10 की वैल्यू 1 होगी, फिर हमारा log 1 0 होता है, और log कहीं m टू दी पावर n है तो उसको अपन n log m लिखते हैं। ये तीन चीजें याद रखेंगे जब हम इस टाइप के एक्सप्रेशन को सॉल्व कर रहे हैं तो। ठीक है। तो यहां आप देख रहे हैं सबका कंसंट्रेशन लिखा हुआ है H पॉजिटिव का। दो डेफिनेशन अपन ने देखी थी पीएच की। पहली डेफिनेशन इस फॉर्मूले के अकॉर्डिंग थी कि pH is the number by which negative power of 10 has to be raised to express the hydrogen ion concentration। इसी इक्वेशन में हमने दोनों साइड क्या लगाया था? लॉग। और प्रॉपर्टी यूज करके हमने नई डेफिनेशन इस फॉर्मूले से निकाली थी कि pH is defined as the negative logarithm of हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर H पॉजिटिव का मीनिंग क्या है? हाइड्रोजन आयन कंसंट्रेशन। क्लियर है? और ये यहां तक मैंने आप लोग को लिखने बोला था कि ये दोनों डेफिनेशन लिख लेंगे और स्केल बना लेंगे और कुछ एग्जांपल। अगर किसी का कंसंट्रेशन 1 मोल पर लीटर है तो उसका पीएच 0। किसी का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -1 यानी कि 0.1 मोल पर लीटर है तो उसका पीएच 1। लाइकवाइज किसी का कंसंट्रेशन 10 टू द पावर -2 है तो उसका पीएच 2। अब ऐसे अगर 10 टू द पावर -10 होगा तो पीएच कितना हो जाएगा? 10। तो 10 टू द पावर -10 किसका कंसंट्रेशन है? एच पॉजिटिव का। जाहिर सी बात है बेस में H पॉजिटिव कम होना चाहिए। बेस में क्या ज्यादा होगा? OH ज्यादा होगा। अपन लास्ट में यही डिस्कस किए थे ना कि एसिड हो या बेस हो, उसके पास दोनों होते हैं, OH नेगेटिव भी होता है और H पॉजिटिव होता है। बस फर्क क्या होता है कि H पॉजिटिव ज्यादा होता है, OH नेगेटिव कम होता है। और बेस में उल्टा, OH नेगेटिव ज्यादा होता है और H पॉजिटिव कम होता है। होता दोनों दोनों में, H पॉजिटिव आयन एंड OH नेगेटिव आयन एसिड बेस दोनों में होता है। बस फर्क इतना है कि एक में H पॉजिटिव ज्यादा है तो वो एसिड है, एक में OH नेगेटिव ज्यादा है तो वो बेस है, एक में दोनों बराबर है तो न्यूट्रल। एम आई क्लियर? ठीक है, यहां तक हमारा हो गया था, है ना। ये कैलकुलेशन पार्ट भी हमने देख लिया था। आगे बढ़ते हैं। पीएच ऑफ अ सॉल्यूशन gives information regarding acidic, basic और neutral character of the solution based on the value। हम वैल्यू देखकर बता सकते हैं कि पर्टिकुलर सॉल्यूशन एसिड है, बेस है या न्यूट्रल है। तो क्या होगा? पहला, न्यूट्रल सॉल्यूशन पे पीएच कितना होता है? 7, यानी कि वहां पे H पॉजिटिव की कंसंट्रेशन क्या होगी? 10 टू द पावर -7। तब तो जम करके सामने आएगा। ध्यान दो वैल्यू क्या? पीएच इज इक्वल टू माइनस लॉग ऑफ H पॉजिटिव आयन। लिखते हैं पर ऐसा, यहां हम लिखेंगे 10 टू द पावर -7। ये -7 जम करके सामने आएगा तो +7 हो जाएगा, और log 10 1। तो पीएच कितना आया? 7। तो जिसका पीएच 7 है इसका मतलब उसका कंसंट्रेशन कितना है? 10 टू द पावर -7 मोल पर लीटर। ये यूनिट बताया था मैंने आप लोगों को। कंसंट्रेशन का यूनिट क्या होता है? मोल पर लीटर। मोल मतलब क्वांटिटी होता है ना, अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। जैसे डजन है वैसे ही मोल है। ठीक है। और एसिडिक सॉल्यूशन का पीएच लेस देन 7 होगा, उस केस में H पॉजिटिव का कंसंट्रेशन OH नेगेटिव से ज्यादा होगा। न्यूट्रल में इक्वल है, एसिड में ज्यादा होगा, और बेस में जस्ट उल्टा हो जाएगा। ठीक है। तो इन जनरल सॉल्यूशन हैविंग पीएच 0 से 2, जो मैंने आपको वहां समझा दिया था,
0 से 2 वाले क्या होंगे? स्ट्रांगली एसिडिक, while those lying between 5 and 7 are weakly acidic. बीच वाले क्या होंगे? मॉडरेट, मीडियम। ठीक है, सेम गोज विद बेसिक सॉल्यूशन। बेसिक सॉल्यूशन के पीएच का वैल्यू ग्रेटर देन 7, वहां पे OH नेगेटिव का कंसंट्रेशन H पॉजिटिव से ज्यादा होगा। 7 to 9 वाले वीकली बेसिक होंगे और 12 to 14 वाले स्ट्रांगली बेसिक। जो बीच वाला नंबर आपको दिख रहा है 10 to 11, वो वाले मॉडरेटली बेसिक। समझ में आ रहा है ये तीनों? ठीक है, पहले हमने न्यूट्रल का बताया, फिर एसिड का, फिर ये बेस का। ठीक है, एक हमारा इंडिकेटर और होता है, उसको कहते हैं अपन यूनिवर्सल इंडिकेटर। वहां लिखे थे क्या यूनिवर्सल इंडिकेटर के बारे में? नहीं लिखे थे ना। हमने वहां पे क्या क्या बात की थी? वी टॉक्ड अबाउट olfactory indicators, लिटमस पेपर, मिथिल ऑरेंज, फिनोक्सिलिन। और आपने छोटी क्लासेस में टर्मरिक और चाइना रोज पढ़ा हुआ है। ठीक है, ये एक नया इंडिकेटर होता है जिसको अपन बोल रहे हैं यूनिवर्सल इंडिकेटर। इट इज नोन एज यूनिवर्सल क्योंकि ये सारे इंडिकेटर का को मिक्स करके बनाया जाता है और ये मिलता है आपको लिक्विड के फॉर्म में। मार्केट में आपको ये लिक्विड के फॉर्म में मिलेगा यूनिवर्सल इंडिकेटर। और इससे अपन को ना कलर के हेल्प से पता चल जाएगा कि हमारा एसिड वीक है, मॉडरेट है या स्ट्रॉन्ग है। उसका पीएच का भी जानकारी हमको मिल सकता है। देखो, लिटमस पेपर तो ब्लू से रेड होगा बस। अगर लिटमस पेपर ब्लू वाला है तो एसिड उसको क्या करेगा? ब्लू से रेड करेगा। हर टाइप का एसिड वही काम करेगा। आप एक वीक एसिड लो, एक मॉडरेट एसिड लो या एक स्ट्रॉन्ग एसिड लो, ऑल द थ्री विल डू द सेम थिंग। क्या करेगा? ब्लू लिटमस पेपर को रेड कर देगा। तो अपन फर्क कैसे बताएंगे कि कौन सा स्ट्रॉन्ग है, कौन सा वीक है या कौन सा मॉडरेट है? तो इस चार्ट की हेल्प से हम बता सकते हैं। आप सिर्फ उस यूनिवर्सल इंडिकेटर को एसिड में ऐड करो तो वो इस कलर के रेंज में आएगा। लाइट ग्रीन, है ना, ग्रीनिश येलो, येलो, या फिर लाइट रेड, या फिर डार्क रेड। अगर वो डार्क रेड कलर हो जाता है एसिड, इट मीन्स इट इज अ स्ट्रॉन्ग एसिड, उसका पीएच 0 होगा। तो अपन इस चार्ट से कलर कंपैरिजन कर सकते हैं। देखिए, आपने एक ट्रांसपेरेंट टेस्ट ट्यूब लिया, उसमें एसिड डाला। अब वो एसिड कैसा हमको नहीं पता, पर हमने उसमें क्या डाल दिया? यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब उस एसिड का कलर चेंज होगा, वो इनमें से कोई एक कलर ले लेगा। अब अपन यहाँ से मैच करके देख सकते हैं कि वो कलर किससे मैच कर रहा है। सुन रहे हैं क्या? ऐसी पहले ना एक टूथपेस्ट आता था, टूथपेस्ट, है ना, उसमें क्या होता था कि वो लोग बोलते थे कि जब आपके दांत पीले हैं ना, आपके दांत पीले हैं, तो उसमें एक ऐसा चार्ट रहता था जिसमें एकदम पीला दांत, फिर थोड़ा कम पीला दांत, फिर और कम पीला दांत, फिर व्हाइटिश येलो, फिर थोड़ा और कम कम येलो, थोड़ा व्हाइटिश ज्यादा, फिर एकदम व्हाइट, फिर थोड़ा और व्हाइट, थोड़ा और व्हाइट, एकदम शाइनी व्हाइट। समझ गया ना पूरा रेंज, कलर का रेंज। अब वो बोलेगा आपने जब टूथपेस्ट खरीदा था तो आपका येलो आप पहले मैच कर लो कहाँ पे है, ऐसा देख के। अब दांत के पास वो चार्ट को रखो तो मैच करेंगे ना कलर कि इस पट्टी से मैच कर रहा है वो आपका। फिर आप देखना 2 हफ्ते बाद आपका जो है वो चमचमाता व्हाइट हो जाएगा। तो वो इस टाइप का चार्ट टूथपेस्ट के साथ अंदर डाल के देते थे। ठीक है, अब आजकल ऐसा नहीं आता। उसी टाइप का ये चार्ट है जो आपको मिलेगा यूनिवर्सल इंडिकेटर के साथ। तो आपको अपने टेस्ट ट्यूब में एसिड डाल के उसमें यूनिवर्सल इंडिकेटर ऐड करना है, फिर उसका जो भी कलर आएगा आप इससे मैच कर लो। तो आपको पता चल जाएगा कि वो वीकली एसिडिक है कि मॉडरेटली एसिडिक है या स्ट्रॉन्ग एसिड है। पीएच भी पता चल सकता है कि जो रेड कलर हो जाएगा वो उसका पीएच 0 होगा, जो ग्रीन होगा, लाइटिश ग्रीन होगा, वो थोड़ा वीक एसिड होगा जिसका पीएच 6 होगा। एकदम ग्रीन हो जाएगा तो आप क्या बोलोगे? उसको न्यूट्रल। अब अगर इस तरफ आए तो ये ब्लूइश की तरफ आ रहा है, तो ग्रीनिश ब्लू, लाइट ब्लू, डार्क ब्लू, फिर आपका, हाँ, वायलेट, है ना। डार्क ब्लू के बाद क्या है लास्ट? वायलेट। तो अगर इस टाइप का रेंज आएगा तो ये क्या है? बेस। तो ये आपका यूनिवर्सल इंडिकेटर जो कि सिर्फ बता नहीं रहा कि वो एसिड है, उसका पीएच भी बता रहा है और उसका स्ट्रेंथ भी बता रहा है कि वो वीक है, कि वो स्ट्रॉन्ग है, कि वो मॉडरेट है। ये अंतर हमारे लिटमस पेपर या मिथिल ऑरेंज या फिनोक्सिलिन में और इसमें। वो बस बताएंगे कि हाँ ये एसिड है, बट वीक एसिड है कि स्ट्रॉन्ग एसिड है नहीं बता पाएंगे। यूनिवर्सल इंडिकेटर बता देगा। ठीक है, तो द कॉमन इंडिकेटर दैट टेल्स अस वेदर द गिवन सब्सटेंस इज एन एसिड और अ बेस, बस इतना ही बताएगा कि वो एसिड है या बेस है। दे डू नॉट टेल अस वेदर द गिवन एसिड इज स्ट्रॉन्ग और वीक। वो ये नहीं बताएंगे कि हमारा एसिड स्ट्रॉन्ग है कि वीक है। बट यूनिवर्सल इंडिकेटर क्या होता है? इट्स अ मिक्सचर ऑफ सेवरल इंडिकेटर्स
जो डेफिनेट या डिफरेंट कलर शो करेगा, किसके हिसाब से? उनके स्ट्रेंथ के हिसाब से। तो वहां 5 कलर लिखे हुए हैं, ज्यादा एसिडिक होगा तो रेड होगा, है ना? सिर्फ एसिडिक के लिए ऑरेंज, येलो, बेसिक के लिए ब्लू, वेरी बेसिक के लिए पर्पल या वायलेट, और न्यूट्रल के लिए ग्रीन। क्लियर है? तो ये होता है हमारा यूनिवर्सल इंडिकेटर। ठीक है, चलो सॉल्व चालू करने से पहले ये पार्ट लिख लो। ये वाला हो, ये वाला नहीं हुआ ना? हाँ, यही तो लिखना है। हाँ, ये तीनों का सोल्यूशन का पीएच लिख लो। कंटिन्यू करेंगे उसी में। पीएच ऑफ अ सोल्यूशन गिव्स इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एसिडिक, बेसिक और न्यूट्रल कैरेक्टर ऑफ द सोल्यूशन। हो गया क्या? ये चार्ट तो नहीं बना पाएंगे, बट वो कलर जरूर लिख देंगे, है ना, सबके। हम्म, हाँ।
डन, नहीं लिख रहा। तो इतना हमारा एसिड और बेस था ना, जिसमें हमने क्या क्या पढ़ा, एसिड की डेफिनेशन क्लासिकल वाली भी, एरिनियस वाली भी, बेस की भी डेफिनेशन क्लासिकल डेफिनेशन, एरिनियस की डेफिनेशन, उसके अलावा दोनों का क्लासिफिकेशन, स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस, डाइल्यूट एंड कंसंट्रेटेड एसिड, फिर ऑन द बेसिस ऑफ बेसिसिटी, मोनोबेसिक एसिड, डाई बेसिक, ट्राई बेसिक, ऑन द बेसिस ऑफ एसिडिटी, मोनो एसिडिक बेस, डाई एसिडिक बेस, ट्राई एसिडिक बेस, फिर उनकी फिजिकल प्रॉपर्टी पढ़े, है ना, देन केमिकल प्रॉपर्टीज, एंड फिर पीएच। देखो न्यूट्रलाइजेशन में जो हमने एप्लीकेशन लिखा था, आपको याद है, 3-4 एप्लीकेशन लिखे थे हमने न्यूट्रलाइजेशन के, सॉइल वाला, डाइजेशन वाला, एंट वाला, वही आप पीएच में भी लिख सकते हो। जो आपको एंट ने काटा तो पीएच फॉल हुआ, एसिड की तरफ गया ना, फिर अपने जब सोप से उसको साफ किया तो वो न्यूट्रल हो गया, तो 7 हो गया उसका पीएच वापस से। सेम गोज विथ माउथ, कि माउथ में पहले पीएच ज्यादा था क्योंकि बेसिक था, अंदर जाने के बाद पीएच कम हो गया क्योंकि एसिडिक हो गया, फिर बाइल जूस ने उसको बेसिक करके मतलब पीएच वापस से बढ़ा दिया उसका। ठीक है, चलिए नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। सॉल्ट जो हमारा थर्ड टॉपिक है चैप्टर का, दैट इज एसिड बेस एंड सॉल्ट, है ना। तो सॉल्ट क्या होते हैं, ये एक आयनिक कंपाउंड होते हैं, दे आर द आयनिक कंपाउंड, क्योंकि वो आयन बने होते हैं ना, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। जैसे एग्जांपल के लिए अपन NaCl ले लेते हैं, तो NaCl सॉल्ट है, सबसे कॉमन सॉल्ट यही है, नाम भी कॉमन सॉल्ट है इसका। तो Na पॉजिटिव और Cl नेगेटिव से बना है ये, तो दे आर आयन, कैटायन एंड एनायन, दैट इज व्हाई इट इज नोन एज आयनिक कंपाउंड। ठीक है, आयनिक कंपाउंड इसलिए बिकॉज दे आर मेड अप ऑफ आयन। ठीक है, अब देखो आयन कौन से होने चाहिए, पॉजिटिव आयन H पॉजिटिव को छोड़ के कुछ भी हो सकता है, और नेगेटिव आयन OH नेगेटिव को छोड़ के कुछ भी। देखिए अगर H पॉजिटिव आयन कैटायन हुआ तो वो तो एसिडिक हो जाएगा, और अगर एन आयन बेस OH नेगेटिव हुआ तो वो तो बेस हो जाएगा। समझ रहे हैं ना। तो कोई सा भी कैटायन और कोई से भी एनायन को ले सकते हैं, एक्सेप्ट हाइड्रोजन आयन, एंड द नेगेटिव आयन शुड नॉट बी हाइड्रोक्साइड आयन। समझ रहे हैं क्या। तो सॉल्ट इज आयनिक कंपाउंड which contains a positive ion, that is cation, other than H positive ion. कैटायन कुछ भी हो सकता है बट H पॉजिटिव नहीं, एंड नेगेटिव आयन जिसको अपन एन आयन बोलते हैं, अदर देन हाइड्रोक्सिल आयन, यानी कि OH नेगेटिव को छोड़ के कोई सा भी आयन आयन। समझ रहे हैं। एग्जांपल में NaCl, तो Na पॉजिटिव Cl नेगेटिव, Na पॉजिटिव SO4 2 नेगेटिव, K पॉजिटिव Cl नेगेटिव, K पॉजिटिव SO4 का 2 नेगेटिव, ये सब क्या है आपके सॉल्ट। और क्या क्या तरीकों से बना सकते हैं अपन, एक तो सबसे कॉमन मेथड कौन सा है, न्यूट्रलाइजेशन। अपन तो हर में देखे थे ना, मेटल प्लस सॉल्ट, मेटल प्लस एसिड गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस, मेटल कार्बोनेट प्लस एसिड गिव मेटल सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O। आपको याद है, हर में एक सॉल्ट तो था ही, और एसिड बेस में तो था ही, एसिड प्लस बेस गिव सॉल्ट एंड वाटर। क्लियर है क्या। जैसे अगर एसिड, आपका सॉल्ट NaCl है, तो ये कौन से एसिड और बेस से मिलकर बना होगा अपन पता कर सकते हैं। क्या करना रहेगा हमें, NaCl में जो भी सॉल्ट है, हमारा क्वेश्चन आया कि ये सॉल्ट है, बताओ ये कौन से एसिड और बेस को मिला करके बना है। तो अपन क्या करेंगे, उस सॉल्ट का कैटायन को पकड़ेंगे और OH के साथ कंपाउंड बना देंगे, और उसके एनायन को पकड़ेंगे और उसका H पॉजिटिव के साथ कंपाउंड बना देंगे, तो ये मिल जाएगा आपको एसिड HCl, और ये मिल जाएगा आपको बेस Na। समझ में आया क्या। तो आपको अपने सॉल्ट का कैटायन उठाना है और OH नेगेटिव के साथ फॉर्मूला बनाना है, तो बेस मिल जाएगा, और सॉल्ट का एनायन उठाना है और H पॉजिटिव के साथ फॉर्मूला बना देना है, तो आपको एसिड मिल जाएगा। क्लियर है। तो चलिए और एग्जांपल देखते हैं। Na2SO4 कहां से आया होगा, Na के साथ OH मिला दो तो NaOH,
और SO4 के साथ H मिला दो तो H2SO4। क्लियर है? थर्ड, K2SO4, KOH, H2SO4, CaSO4, CaOH का ट्वाइस, H2SO। समझ गए क्या? तो गिवन सॉल्ट से आप एसिड और बेस प्रिडिक्ट कर सकते हो। एम आई क्लियर? ये कुछ और एग्जांपल लिखे हुए हैं। बेस NaOH लिया हमने, एसिड नाइट्रिक एसिड, क्या बना? NaNO3। इधर का Na, इधर का NO3, रिएक्शन तो डबल डिस्प्लेसमेंट ही हो रहा है ना सब में। ZnOH ट्वाइस, बेस एसिड, ZnSO4, इधर का Ca, इधर का NO3, कैल्शियम नाइट्रेट। समझ रहे हैं? NH4Cl में कौन कौन सा एसिड और बेस होगा? तो NH4OH, HCl। MgSO4 में MgOH का ट्वाइस, H2SO4। ये तो अच्छा वो कैल्शियम था। कॉपर हाइड्रोक्साइड, सल्फ्यूरिक एसिड। समझ गए क्या? हाँ, तो एसिड और बेस प्रेडिक्ट कर सकते हैं ना, अगर आपको सॉल्ट का नाम पता है या फिर फॉर्मूला पता है तो। ठीक है, अच्छा वो पहले लिख लो, फिर अपन क्लासिफिकेशन आते हैं सॉल्ट के। ये हो जाएगा तो इसी में ना एक और ऐड कर देना सॉल्ट। इसका एसिड बेस आप लोग लिखोगे, वो सॉल्ट है Na2CO3। एसिड और बेस लिखना सर दोनों का। इन तीनों को भी इसमें जोड़ लोगे क्या? इन तीन को और इन तीन को भी, यानी कि छह और। सुन रहे हैं क्या? यहाँ चार लिखे, पांचवा आप लोग लिखोगे, और फिर ये भी तो तीनों सॉल्ट है ना, तो इनको भी उसी टेबल के फॉर्म में लिख दो। सुन रहे हैं क्या? ये तीनों का नाम ऐसे लिखना लेफ्ट वाले कॉलम में, और फिर एसिड बेस यहाँ लिखते चलना। ऐसे ही यहाँ पे भी ये तीनों आपके सॉल्ट हैं, और उनके एसिड बेस, एसिड बेस, एसिड बेस। तो टोटल वो उस टेबल में कितने हो जाएंगे? टोटल पांच, और ये छह, 11, जिसमें एक आप लोग लिखोगे Na2CO3 का। होगा?
जैसे इसके लिए होगा NaNO3 पहले कॉलम में, फिर एसिड का नाम है HNO3, बेस इज NaOH, likewise ZnSO4 and calcium nitrate. इसका लिखा किसी ने? H2CO3 एसिड क्या होगा? H2CO3, ओके। और बेस NaOH। सोडियम जहां दिख जाएगा ना, कोई भी सॉल्ट अगर सोडियम का है तो बेस NaOH ही, आप देख लो ध्यान से, है ना। जो भी सॉल्ट सोडियम का है, बेस NaOH है, बेस NaOH। यहां भी वही है, NaNO3 में भी NaOH। तो ये टेबल हमें क्या बता रही है? कौन सा एसिड और बेस मिलके क्या सॉल्ट बना रहे हैं, ठीक है। क्या हो गया? लिखिए पूरे 11 टेबल में। तो रिएक्शन के फॉर्म में नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे मैंने रिएक्शन कंप्लीट नहीं किया है ना, तब में पानी ही बनेगा, इसलिए मैंने बोला था टेबल के फॉर्म में लिखो उसको, ठीक है। सॉल्ट, एसिड एंड बेस, ठीक। इससे आते क्वेश्चन ना, MCQ आ सकता है कि नेम द एसिड एंड बेस विच इज यूज टू मेक दिस सॉल्ट। आपको एसिड और बेस का नाम या फॉर्मूला दिया रहेगा, ठीक है। चलो बढ़े आगे। नेक्स्ट आते हैं अपन क्लासिफिकेशन में। जैसे हमने एसिड और बेस का क्लासिफिकेशन पढ़ा था, वैसे सॉल्ट भी अलग अलग टाइप के होते हैं। तो सबसे पहला है एसिडिक सॉल्ट। एसिडिक सॉल्ट का मतलब क्या होगा? अगर आपके एसिड को आपका बेस कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया, तो उसमें एक आध एच रह जाएगा। सुन रहे हैं क्या एवरीवन? ये एसिड था, ये बेस था। हो सकता है आपका बेस थोड़ा सा या कम क्वांटिटी में लिया होगा आपने, या वीक होगा, तो दैट बेस इज अनेबल टू कंप्लीटली न्यूट्रलाइज द एसिड। तो थोड़ा बहुत एसिडिक कैरेक्टर बचा रह जाएगा सॉल्ट में, और उस टाइप को सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं? एसिडिक सॉल्ट। हाँ, अगर एक कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर दे तो क्या बनता आपको? Na2SO4। तब एक भी आपको H नहीं दिखता आपके सॉल्ट में। समझ में आ रही बात? तो इस टाइप के सॉल्ट को हम क्या बोलते हैं? एसिडिक सॉल्ट। डेफिनेशन पढ़ते हैं। दीज सॉल्ट आर फॉर्म बाय पार्शियल रिप्लेसमेंट, नॉट फुल रिप्लेसमेंट। दो में से एक रिप्लेस हो गया Na से, दूसरा H रिप्लेस नहीं हो पाया Na से। समझ रहे? Na तो रिप्लेस कर रहा है ना H को। तो पार्शियल रिप्लेसमेंट ऑफ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। इसके पास दो रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है, पर दो में से सिर्फ एक ही का रिप्लेसमेंट हुआ, दूसरे का नहीं हो पाया। तो उससे क्या मिलता है हमें?
एक एसिडिक सॉल्ट। क्लियर है? दिस सॉल्ट कंटेन अ रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन। तो इनके पास एक रिप्लेसेबल हाइड्रोजन आयन है, और जब आप इसको पानी में डालोगे तो आपको H पॉजिटिव मिलेगा, मतलब ये एक एसिडिक सॉल्ट है। ऐसा जो भी हो जो H पॉजिटिव लिबरेट कर रहा है पानी में, उसको हम क्या बोलते हैं? एसिड। तो ये प्योर एसिड तो नहीं है, एसिडिक सॉल्ट है पर। ठीक है, कुछ एग्जांपल और लिखे हुए हैं नीचे। KHSO4, NaH2PO4, KHCO3। समझ गए क्या? लिख लो फर्स्ट। हाँ, जो भी एसिडिक नेचर वाले हैं वो करेंगे वैसा काम। अब अगर एसिडिक सॉल्ट है तो बेसिक सॉल्ट भी होगा ना? होगा कि नहीं होगा? हाँ, उसमें एसिड कम होगा, या एसिड कंप्लीटली OH को रिप्लेस नहीं कर पाएगा, एक आध OH रह जाएगा। जैसे यहाँ पे एक H रह गया, सारे रिप्लेसेबल H रिप्लेस नहीं कर पाया आपका मेटल आयन। ये कुछ और एग्जांपल नीचे लिखे हुए हैं, उसको भी लिखेंगे, है ना? हो गया। नेक्स्ट सेकेंड टाइप का देखते हैं, बेसिक सॉल्ट। तो यहाँ पे क्या होगा? सॉल्ट फॉर्म बाय द पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन ऑफ अ बेस बाय एन एसिड। मतलब आपका एसिड कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाया बेस को, तो पार्शियल न्यूट्रलाइजेशन होगा, तो कुछ एक आध OH आपको आपके सॉल्ट में मिलेगा। जैसे ये था कॉपर हाइड्रोक्साइड, दो OH है। इस एक H ने एक OH को तो वाटर बना दिया, दूसरा OH को रिप्लेस नहीं कर पाया, तो इस टाइप के सॉल्ट को हम क्या बोलेंगे? बेसिक सॉल्ट। इसका नाम क्या हो जाएगा? देखो, ऐसे अगर ये नहीं होता यहाँ पे OH, तो CuCl2 होता, तब आप कॉपर क्लोराइड बोलते। अब कॉपर क्लोराइड तो है पर साथ में OH भी है, तो सामने एक वर्ड जुड़ गया, बेसिक। बेसिक कॉपर क्लोराइड। क्लियर है? ऐसे सोडियम, अपन उसका नाम लिखते हैं ना, सोडियम बाइसल्फेट, सोडियम हाइड्रोजन सल्फेट। ये बाई वाला ऐसे ही बनता है। ये भी आपको नहीं दिखा? NaH, यहाँ पे वो भी हो सकता था ना, NaHCO3। अरे ठीक है, चलो नेक्स्ट। हालांकि NaCO3 बेसिक नेचर का होता है,
इसका रीजन ये मैं बताऊंगा आपको क्यों। पर पहले ये लिख लो। और नीचे वाला नॉर्मल सॉल्ट क्लियर है, देखो वो कंप्लीटली न्यूट्रलाइज हो जाएगा। आप नॉर्मल बोलो या न्यूट्रल बोल लो, है ना वो एसिडिक है ना वो बेसिक है, वो क्या है, न्यूट्रल, क्योंकि वहां पे सारे H पॉजिटिव को OH नेगेटिव ने, या सारे OH नेगेटिव को H पॉजिटिव ने न्यूट्रलाइज कर दिया है। तो आपको अपने सॉल्ट में ना H दिखेगा ना OH दिखेगा, समझ रहे हैं क्या? तो वो कहलाता है नॉर्मल सॉल्ट। अभी तक जो अपन पढ़े वो तो नॉर्मल सॉल्ट ही पढ़ते थे ना। फर्स्ट और सेकंड जो हमारे लिए वो नए हैं, एसिडिक सॉल्ट एंड बेसिक सॉल्ट। हो गया। ठीक है, दो और टाइप के सॉल्ट होते हैं, एक होता है मिक्स्ड सॉल्ट, और पांचवा है हमारा डबल सॉल्ट। अब इनका मीनिंग समझना। मिक्स सॉल्ट में क्या होता है, द सॉल्ट कंटेन मोर देन वन कैटायन या एनायन। जैसे कि आप देख रहे हो एक एग्जांपल, ब्लीचिंग पाउडर, ये उसका कॉमन नेम है, कॉमन नेम या जनरल नेम जिसको अपन जिससे अपन को मार्केट में खरीदेंगे। ब्लीचिंग पाउडर मिलता है आपको मार्केट में, पर वही जाकर आप बोलोगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड दे दो तो नहीं देगा आपको, क्योंकि उसको नहीं पता उसका नाम क्या है कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। समझ रहे हैं क्या? आप मार्केट में बेकिंग सोडा मांगोगे तो मिलेगा आपको, पर अगर आप बोलोगे मुझे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट दो तो नहीं देगा। तो हर के दो नाम होते हैं, केमिकल नेम जो बता रहा है कि कौन कौन से केमिकल से मिलके बना है वो, और एक होता है उसका जनरल नेम। समझ रहे हैं क्या? कॉमन नेम या जनरल नेम, जो आम भाषा में हम यूज करते हैं उसका नाम। ठीक है, अभी रुक जाओ। ओ हीरो, ठीक है क्या? तो ब्लीचिंग पाउडर एक ऐसा सॉल्ट है जिसमें आपको दो एनायन मिले हुए हैं, कौन कौन से, एक Cl नेगेटिव है और एक OCl नेगेटिव है। OCl नेगेटिव एंड Cl नेगेटिव, तब जाके बना CaOCl2 ब्लीचिंग पाउडर। उसका एक नाम और है कैल्शियम ऑक्सी क्लोराइड, केमिकल नेम। तो केमिकल नेम से अपन को केमिकल यानी कि एलिमेंट का पता चलता है कि कौन कौन से एलिमेंट से मिलके बना है। कैल्शियम से है, ऑक्सीजन है और क्लोरीन है। ब्लीचिंग पाउडर से देख के नहीं पता चलता कि वो कौन कौन से एलिमेंट से मिलके बना है, समझ रहे हैं क्या? ठीक है, सॉल्ट कंटेनिंग मोर देन वन कैटायन और एनायन अदर देन H पॉजिटिव एंड OH नेगेटिव आर कॉल्ड मिक्स सॉल्ट, क्योंकि H पॉजिटिव रहे तो अपन बेसिक
एसिडिक सॉल्ट बोल रहे थे उसको, और OH नेगेटिव था तो बेसिक सॉल्ट बोल रहे थे। तो उनके अलावा कोई और तीसरा आयन अगर है तो अपन क्या बोलेंगे उसको, मिक्स्ड सॉल्ट। ठीक है, कुछ एग्जांपल और लिखे हुए हैं, जैसे इसमें दो कैटायन है, Na पॉजिटिव भी है और K पॉजिटिव भी है, Na पॉजिटिव भी है, NH4 पॉजिटिव भी है। एक और आपको याद है, इसके पहले अपन ने एक और देखा था, वहां पे क्या हमने जिंकेट ले लिया था एक साथ, और वहां भी Na और Zn दो मेटल थे। ठीक है, और लास्ट टाइप का सॉल्ट है डबल सॉल्ट। इसको अपन कैसे बनाते हैं, कोई भी दो नॉर्मल सॉल्ट को लेते हैं, यहाँ पे दो नॉर्मल सॉल्ट कौन कौन से हैं, पोटेशियम सल्फेट, एल्यूमिनियम सल्फेट, उन दोनों को लिए वाटर में मिक्स कर दिए, दोनों को एक साथ, और उसके बाद उस वाटर का जिसमें दोनों घुल चुके हैं उसका कर दिए क्रिस्टलाइजेशन। कैसे करते क्रिस्टलाइजेशन, हीट करेंगे, है ना, एंड देन वी विल अलाउ टू कूल, पानी इवेपोरेट हो जाता है, क्रिस्टल्स रह जाते हैं। अब ये जो क्रिस्टल है ना, ये किसी एक के नहीं है, क्योंकि दोनों तो मिक्स हो चुके हैं, पानी में घुल चुके हैं दोनों, तो अब जो क्रिस्टल मिले हैं उसमें दोनों की प्रॉपर्टी है। कहने का मतलब उसमें K2SO4 भी है और उसमें Al2SO4 5 भी है, प्लस क्रिस्टलाइजेशन के बाद कुछ पानी के मॉलिक्यूल्स उस सॉल्ट के मॉलिक्यूल के साथ अटैच हो जाते हैं, उनको हम कहते हैं वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। क्यों क्रिस्टलाइजेशन, जो कि क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस के बाद ही ऐसा हुआ है। समझ रहे क्या, क्रिस्टलाइजेशन प्रोसेस हम भी घर में करते हैं, जब शक्कर से बूरा बनाते हैं चाशनी से, है ना, आप शक्कर को पहले पूरा पानी में घोल करके फिर उसको ठंडा होने दो, तो आपको क्रिस्टल्स मिल जाएंगे शुगर के, जो बारीक क्रिस्टल्स होते हैं, उसको अपन शक्कर बूरा बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको अपन, बूरा। ठीक है, तो वो भी क्रिस्टल्स ही है, उसमें भी कुछ ना कुछ वाटर मॉलिक्यूल्स, मॉइस्चर कंटेंट रहता है, एंड दैट इज नोन एज वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो तीन एग्जांपल मैंने यहाँ पे लिखे हैं, पोटैश एलम K2SO4 डॉट Al2SO4 डॉट 24H2O, यानी कि इसके एक पोटैश एलम के एक मॉलिक्यूल में 24 मॉलिक्यूल्स ऑफ वाटर अटैच रहते हैं। 24 ड्रॉप नहीं बोल रहे हैं ना, 24 मॉलिक्यूल बोल रहे हैं। एक ड्रॉप में ही बहुत सारे मॉलिक्यूल होते हैं। एक ड्रॉप का वजन कितना होगा, कोई गेस कर पाएगा क्या, एक ड्रॉप का वजन, ऐसी कोई जनरल, एक बूंद पानी का वजन हाफ ग्राम, चलो उसने बोला आधा ग्राम। अब उस आधे ग्राम में कितने वाटर के मॉलिक्यूल हो सकते हैं, जब 18 ग्राम में वाटर के 6.022 इंटू 10⁻23 मॉलिक्यूल्स होते हैं। ये मोल कंसेप्ट में मैंने पढ़ाया था पिछले साल कि 18 ग्राम पानी के 18 ग्राम में पानी के इतने सारे मॉलिक्यूल होते हैं, 6.022 इंटू 10⁻23, यानी कि 6022 और 20 जीरो, और इतने मॉलिक्यूल्स तो 18 ग्राम में है। तो 1 ग्राम में कितने होंगे, इसको डिवाइड कर देंगे 18 से और 0.5 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इतने सारे मॉलिक्यूल होते हैं एक बूंद में। तो अपन 24H2O का मतलब 24 पानी की बूंद नहीं है, 24 मॉलिक्यूल्स है पानी के, समझ रहे हैं ना, और वो एक बूंद में ना जाने कितने सारे मॉलिक्यूल्स हैं वाटर के। एम आई क्लियर। ऐसी दो एग्जांपल और लिखा हुआ है, फेरिक एलम एंड मोर सॉल्ट। तो ये तीनों ही एग्जांपल हैं आपके डबल सॉल्ट के। ऊपर का डेफिनेशन पढ़ रहा हूं, दिस सॉल्ट आर फॉर्म बाय टू सिंपल सॉल्ट, दो नॉर्मल सॉल्ट लिया हमने, इन देयर इक्विमोलर, इक्विमोलर प्रपोर्शन मतलब, या इक्विमोलर कंसंट्रेशन मतलब दोनों को बराबर क्वांटिटी में लेना है। अगर आपने एक का 50 ग्राम लिया है पानी में, तो दूसरे को भी 50 ग्राम मिला करके दोनों को डिसॉल्व कर दो। व्हेन दे आर स्लोली क्रिस्टलाइज, फिर क्या करेंगे, अगला प्रोसेस क्रिस्टलाइजेशन। व्हेन दे आर स्लोली क्रिस्टलाइज आउट फ्रॉम अ मिक्सचर ऑफ देयर सैचुरेटेड सॉल्ट सोल्यूशन, तो उसको अपन डबल सॉल्ट बोलते हैं। क्लियर है, ठीक है, देखो नाम से समझ में आ रहा है ना, डबल सॉल्ट यानी कि दो सॉल्ट मिलके बने। क्लियर है, ठीक। सॉल्ट का भी पीएच होता है, क्योंकि सॉल्ट बना तो एसिड बेस से ही है ना। अब जैसे न्यूट्रल सॉल्ट है, जो कि स्ट्रॉन्ग एसिड और स्ट्रॉन्ग बेस को मिला करके बना है, तो दोनों स्ट्रॉन्ग रहेंगे तो दोनों एक दूसरे को क्या कर देंगे, कंप्लीटली न्यूट्रलाइज। पर इमेजिन करो कि एक स्ट्रॉन्ग एसिड को अपन एक वीक बेस से न्यूट्रलाइज कर रहे हैं, तो क्या वो वीक बेस कंप्लीटली न्यूट्रलाइज कर पाएगा उस एसिड को, नहीं। तो रिजल्टेंट सॉल्ट एसिडिक सॉल्ट होगा और उसका पीएच <<7 होगा। अगर वो न्यूट्रल सॉल्ट है तो उसका पीएच 7 होगा। और अगर अदर वे अराउंड हुआ कि एक स्ट्रॉन्ग बेस को एक वीक एसिड न्यूट्रलाइज करने आया है, तो वीक एसिड उस स्ट्रॉन्ग बेस को कंप्लीटली न्यूट्रलाइज नहीं कर पाएगा। अल्टीमेटली द रिजल्टेंट सॉल्ट विल बी बेसिक इन नेचर
and pH will be greater than 7. समझ में आ रही बात? तो इन जनरल तीनों पॉइंट लिखा हुआ है. इन जनरल salt of strong acid and strong bases are neutral, pH 7. Strong acid, weak base, acidic, less than 7. Weak acid and strong base, basic, more than. Clear है? ठीक है. तो यहां तक सॉल्ट का अपन ने पार्ट किया है. अगला जो पार्ट है ना अपना चैप्टर का, वो है कुछ सॉल्ट जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. जैसे एक तो नमक ही हो गया, NaCl. उससे नमक से हम काफी सारे और प्रोडक्ट बना सकते हैं. जैसे नमक से ही आपका कॉस्टिक सोडा बनता है, जो हम घर में यूज करते हैं. कॉस्टिक सोडा को भी नमक से ही बेकिंग सोडा बनता है, जिसको हम यूज करते हैं. नमक से ही वॉशिंग सोडा बनता है ना, जिसको भी हम यूज करते हैं. राइट. फिर ब्लीचिंग पाउडर एक अलग सॉल्ट हो गया जो हम डे टू डे लाइफ में यूज करते हैं. और एक प्लास्टर ऑफ पेरिस. ये 5 टाइप के सॉल्ट हमको पढ़ने हैं. इनके बारे में क्या क्या पढ़ना है मैं बता रहा हूँ आपको. जो 5 सॉल्ट बोला मैंने, कौन कौन से सॉल्ट बोला मैंने? एक कॉस्टिक सोडा, बेकिंग सोडा, वॉशिंग सोडा, ब्लीचिंग पाउडर एंड प्लास्टर ऑफ पेरिस. ये पांचों के बारे में हमें क्या क्या पढ़ना है, ये बनते कैसे, हाउ दे आर प्रिपेयर्ड, तो उसका रिएक्शन होगा. ठीक है. उनकी प्रॉपर्टीज, फिजिकल प्रॉपर्टी, केमिकल प्रॉपर्टी मिला करके पढ़ेंगे. एंड थर्ड, उनका यूज क्या करते हैं हम. जैसे ब्लीचिंग पाउडर का क्या यूज करते हैं, तो एक होता है पानी को डिसइंफेक्ट करने के लिए क्लोरीन वगैरह डालते हैं अपन पानी में. ब्लीचिंग पाउडर ही डाला जाता है पानी में, जिससे पानी क्या हो जाए, उससे इंफेक्शन हट जाए. ठीक है. तो ऐसे प्लास्टर ऑफ पेरिस का क्या क्या यूज है, हम फॉल सीलिंग बनाने के लिए प्लास्टर ऑफ पेरिस का यूज करते हैं. तो जो आप देख रहे हैं क्या है, फॉल सीलिंग है. ठीक है. ये सीमेंट का नहीं बना हुआ है, इसके ऊपर सीमेंट की एक सीलिंग और है. उसके नीचे अपन क्या करते हैं, एक प्लास्टर ऑफ पेरिस से, है ना, उसको फॉल सीलिंग बोलते हैं. या फिर क्या बोला, पीवीसी अलग हो गया, पीवीसी अलग है. पीओपी, प्लास्टर ऑफ पेरिस विद फॉल सीलिंग, या एक और वर्ड यूज करते हैं, फॉल सीलिंग बोलते हैं. या अभी याद नहीं आ रहा, याद आएगा तो बताऊंगा बाद में. ठीक है. तो इन सब के यूजेस पढ़ने, तो 3 चीजें पढ़नी, प्रिपरेशन, प्रॉपर्टी एंड यूजेस, इन पांचों के. ये हमारा एंड होगा चैप्टर का. ठीक है. चलिए, थैंक यू. फ्राइडे तक जितना पढ़ेंगे ना उतना सिलेबस रहेगा आप लोग के संडे के टेस्ट का. ठीक है. सुन रहे हैं क्या? संडे टेस्ट देना है.